बिगिन करते हैं सबसे पहली चीज, दैट इज द सेलियंसी ऑफ रोटर। ठीक है, जो सबसे पहली चीज हम डील करते हैं दैट इज सेलियंसी। ठीक है, यानी कि सेलियंट पोल रोटर्स के बारे में हम बात करते हैं। ऐसा क्यों बात करते हैं? इसका प्राइम रीजन ये है कि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो रोटर होता है वो डिफरेंट नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप्स का होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट एयर गैप्स होती हैं। ठीक है, एट एवरी स्टेज देयर इज अ डिफरेंट एयर गैप। तो जब डिफरेंट एयर गैप होती है, एयर गैप का मतलब क्या है? स्पेस। ठीक है, इन एयर, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेस होती है। अगर आप रोटर लुक लाइक देखते हो तो कुछ इस टाइप का रोटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, टू पोल रोटर है, दो, एक नॉर्थ एक साउथ। तो हमारा स्टेटर तो सेम है। ठीक है, बस रोटर का चेंज है। रोटर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिलेंड्रिकल रोटर, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ना होके हमारे पास सेलियंट रोटर होता है। मोर ओवर इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, यहाँ तो केवल हम विजुअलाइजेशन के लिए ले रहे हैं कि yes, we are having two poles, but in actual practice these number of poles vary from six, at least six, 6 पोल तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, या 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम 6 पोल का रोटर सेलियंट पोल रोटर बनाते हैं कम से कम। ठीक है, ताकि हमारा चीज़ें स्पीड जो है, क्योंकि ये जो जनरेटर्स होते हैं स्पेशली दे आर हैविंग अ लार्ज डायमीटर। ठीक है, यानी कि थोड़े से बड़े होते हैं। तो जब ये बड़े होते हैं, लाइट चली गई है, कोई नहीं, डिस्कशन कैरी ऑन रखते हैं। तो जब हमारे पास से डायमीटर लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स वी लाइक टू अकोमोडेट। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमम पोल्स को अकोमोडेट कर लेते हैं, अब क्या होता है, अगर हम इस रोटर को ध्यान से देखें तो हमारे पास पोल फेस, ठीक है, जहां पे मेरा पोल का फेस होगा, ठीक है, जहां से मेरा फ्लक्स आउट या इन आ रहा होगा, वहां पे हमारे पास जो एयर गैप है दैट इज मिनिमम। ठीक है, वहां पे मिनिमम एयर गैप होता है। बट अगर हम उसके परपेंडिकुलर देखें, ठीक है, परपेंडिकुलर इन द सेंस इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में अगर परपेंडिकुलर देखें, अगर हम इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में परपेंडिकुलर देखते हैं तो इस पॉइंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा जो एयर गैप है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडिया लगाया गया कि अगर एयर गैप मिनिमम है तो रिलक्टेंस भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर डी, लेट अस कंसीडर आर डी इज द रिलक्टेंस ऑफ अ हेयर। ठीक है, एंड एक हो गया आर क्यू। ठीक है, इस एक्सिस को कहा गया, जिस जिस एक्सिस के अलोंग हमारा पोल फेस लाई करता है, इस एक्सिस को कहा गया डी एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी एक्सिस, और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास क्यू एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली सेलियंसी की वजह से हमारे पास दो एक्सिस एग्जिस्ट करने लगी, एंड हम सारी चीजें डी एक्सिस और क्यू एक्सिस की टर्म्स में मैप करने लगे। ठीक है, एंड इससे हुआ क्या, इससे हमने मेजर
हेलो हेलो हेलो, एक मिनट दो बेटा, मैं डिस्कनेक्ट हो सर, गया आपकी था। वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। ओके सर। ओके सर। ओके। बेटा, एबल टू हियर मी? यस सर। हाँ, वो एक्चुअल में कोई यस बीच सर। में, हाँ बीच में कुछ एरर आ गई थी, उसकी वजह से लॉग आउट हो गई थी मेरी इसकी। चलिए, तो अब क्या है, हमारे पास दो एक्सेस हैं। एक तो हो गई ये वाली एक्सेस जिसे हम डी एक्सेस जानते हैं, एंड इसके परपेंडिकुलर हो गई हमारे पास क्यू एक्सेस। ठीक है, इन दो रिलेक्टेंस की वजह से हमारे पास जो आर्मेचर करंट आईए डेवलप होता है वो भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, जो कि है आई डी प्लस आई क्यू। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? इसलिए हो जाता है क्योंकि इस इन ये जो है, ये दोनों ही चीजें एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट करती हैं, ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करती हैं। तो जिसकी वजह से हमारी जो सेलिएंट पोल रोटर की जो टॉर्क है वो हालांकि वो नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क जनरेट होती है, लेकिन ये क्या कर रही है, हमारे रोटर की पावर को इनहैंस कर देती है। ठीक है, तो कुछ तो पावर जो सिलेंड्रिकल रोटर में जनरेट हो रही थी वो तो यहाँ पे भी जनरेट हो रही है, बट इसके एडिशनली एक पावर जनरेट हुई, एंड जनरेट होने से क्या हुआ, हमारी जो नेट पावर जो डेवलप होनी थी वो थोड़ी इंक्रीज हो गई। तो अब हमारे पास जो नेट पावर, अगर हम पावर एंगल कर्व बनाते हैं, पहले हमारी सिलेंड्रिकल रोटर के लिए एक्स ऐसे लाई कर रही थी, तो अब हमारे इस रोटर के लिए एक दो पावर जनरेट हो गई। वन इज दिस, ठीक है, जो पहले भी डेवलप हो रही थी, एंड दूसरी ये वाली। इस पावर को कहा गया रिलक्टेंस पावर। ठीक है, रिलक्टेंस पावर, एंड इस पावर को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ठीक है, तो दो पावर जो हमारी जनरेट हुई, अब टोटल पावर क्या है, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा एक कर्व जनरेट हुआ, तो नेट पावर जो हमारी हुई वो ये थी। ठीक है, तो नेट पावर डेवलप्ड इज समेशन ऑफ दिस पावर प्लस दिस पावर। तो अब पहले हम इतनी पावर अगर मैक्सिमम पावर डेवलप कर पा रहे थे, तो अब हमारे पास मैक्सिमम पावर थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रिलक्टेंस पावर। एंड रिलक्टेंस कहां से आया, वो इसी की वजह से आया। एंड इसके साथ हुआ क्या, ये चलो हमें ये बेनिफिट तो मिल ही गया कि हमारे पास पावर जो है वो एनहेंस्ड हो गई, लेकिन इसका दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिला? दूसरा बेनिफिट हमें ये मिलता है इस रोटर का कि हमारी जो वेवफॉर्म डेवलप होती है दैट इज मोर साइनसॉइडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म डेवलप हुई वो थोड़ी सी ज्यादा साइनोसॉइडल थी कंपेयर टू माय सिलेंड्रिकल रोटर। तो इसलिए हम क्या है, वी प्रेफर नॉर्मली दिस टाइप ऑफ रोटर। ठीक है, तो इसलिए हम इस टाइप के रोटर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एंड 99% ऑफ जनरेटिंग स्टेशंस आर हैविंग सेलिएंट पोल्स, क्योंकि वहां पे साइनोसॉइडल रोटर भी जनरेट हुआ, मोर ओवर एक एडिशनल अमाउंट ऑफ पावर, तो स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, पहले अगर मैं केवल यहां तक जनरेट कर पा रहा था, अब अमाउंट ऑफ पावर इनटेक इज इंक्रीज या एनहांस, जिसकी वजह से मेरी स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से मैं सच रोटर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट थ्योरी वाज नोन एज अ टू रिएक्शन थ्योरी। ठीक है, वाई टू रिएक्शन थ्योरी? क्योंकि वहां पे कंसीडर यही किया गया कि हमारी जो पावर डेवलप हुई वो दो पावर की वजह से हुई, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वन इज रिलक्टेंस पावर। तो दो अमाउंट ऑफ पावर डेवलप होती है। ठीक है, मोर ओवर इस टू रिएक्शन से हमने आर्मेचर करंट को भी दो पार्ट में स्प्लिट किया, इसलिए भी हम इसको थोड़ा सा टू रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि दो टाइप की पावर अलग अलग दो सर्टेन इनसर्टेनिटीज यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज है
टू रिएक्शन थ्योरी। टू रिएक्शन थ्योरी के बाद हमने क्या चीजें पढ़ी? हमने सिंक्रोनस मोटर पे पढ़ा कि हम सिंक्रोनस मोटर पे वेरियस एक्साइटेशन पे जब हम काम करते हैं तो हमारा कैसे कैसे पावर फैक्टर इंक्रीज होता है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया था, एक पावर फैक्टर का डायग्राम बनाया था। एंड पावर फैक्टर से हमने ये अंडरस्टैंड किया था जैसे जैसे हम एक्साइटेशन बढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ ईएफ इंक्रीजेस बट वीएल रिमेन्स कांस्टेंट। जब ईएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी जिसकी वजह से उस पे परपेंडिकुलर जो होता है करंट, वो इट गोज फ्रॉम लैगिंग पावर फैक्टर टू यूनिटी पावर फैक्टर एंड देन टू लीडिंग पावर फैक्टर। तो अगर हमें लीडिंग पावर फैक्टर्स जनरेट करने हैं तो प्रैक्टिकली वी प्रोवाइड ओवर एक्साइटेशन टू आवर मशीन विच प्रोड्यूसेस माय ईएफ ग्रेटर देन वीएल, यानी कि लाइन वोल्टेज से ज्यादा हम पावर जनरेट कर रहे हैं, सॉरी पावर नहीं, लाइन वोल्टेज जनरेट करा रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास लीडिंग वार्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से मेरी मशीन, सेम मशीन, इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग रिएक्टिव पावर इट सप्लाइज रिएक्टिव पावर। तो वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है। एंड जब वो सप्लाई होता है पावर, जब वो सप्लाई हुई है, ठीक है, जब इन सच केस में जब हम वो पावर सप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा पावर फैक्टर इज बीइंग मॉडिफाइड, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि द सेम मशीन इज नोन एज पावर फैक्टर मॉडिफायर ऑल्सो। तो यहां से आपके जो लास्ट के 3 या 4 टॉपिक्स हैं वो कनेक्टेड हैं। क्या कनेक्टेड है? एक्साइटेशन ऑफ माय सिंक्रोनस जनरेट मशीन, ठीक है, कि कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन, जैसे जैसे मैं एक्साइटेशन को कंट्रोल करूंगा वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, मशीन को बेटा 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, मेरे पास शायद कोई कॉल आ रही है। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट।
हेलो हेलो। बोलो बोलो। सर जी चले गए थे यार, अभी तक नहीं आए सर। अबे आ जाएंगे सर, भाई चिंता क्यों कर रहा है। सर की बहुत हेलो टेंशन हो रही है। हेलो। यस सर। ये यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या आप लोगों पे? मैं नहीं तो सर, सर बिल्कुल भी नहीं आई थी सर। ना वीडियो आ रही थी ना वॉइस आ रही थी। मैं तो यहाँ, चलो खैर कोई नहीं, हो जाएगा। तो हमारे पास जो यूनिट में है, क्या चीजें हैं यूनिट में? हंटिंग है। हंटिंग के बारे में हमें पता है, हंटिंग होती क्यों है। हंटिंग होने का सिंपल रीजन है, जब कभी भी अचानक से देयर इज अ लार्ज चेंज इन माय पावर, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर चाहे मैकेनिकल पावर। ठीक है, अगर हम बेसिक इक्वेशंस पे जाते हैं तो हम देते हैं टी एम माइनस टी ई इज इक्वल टू जे टाइम्स डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, वेयर दिस एक्ट्स बाय मैकेनिकल एनर्जी प्लस बी टाइम्स डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, ये है हमारी मेन इक्वेशन जो गवर्न करती है। ठीक है, अब अगर हम पावर की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जे ओमेगा एस, तो ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज पी एम मैकेनिकल पावर माइनस पी ई इलेक्ट्रिकल पावर शुड बी इक्वल टू दिस जे इंटू ओमेगा एस इज नोन एज एम कांस्टेंट ऑफ द मशीन। ठीक है, जब आप नेक्स्ट ईयर पावर सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस एम कांस्टेंट। ठीक है, एम कांस्टेंट क्या करता है, तो एम टाइम्स डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस डैम्पिंग इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी मशीन में कोई भी नहीं है, डैम्पिंग नहीं है, तो उस केस में दिस इक्वेशन इज गवर्न। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन हमारी हंटिंग की ये बनती है, चाहे अब यहां से देखो, थीटा रिप्रेजेंट्स माय स्विंग्स। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअल माय स्विंग्स। ठीक है, एंड स्विंग्स कब होंगे, चाहे ये पावर ज्यादा इंक्रीज हो जाए या ये पावर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, जो भी है। ठीक है, पॉजिटिव स्विंग्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव स्विंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइदर ऑफ द टू पावर्स, चाहे इलेक्ट्रिकल पावर चाहे मैकेनिकल पावर, ठीक है, अगर कोई भी पावर चेंज होगी तो हमें ये चीज मिलेगी, एंड दिस इज नोन एज अल्फा एक्सेलरेशन। तो अलोंग द फाइनल स्पीड यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पे रोटर का एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन कब होगा, अगर मान लिया पीएम अचानक से जीरो हो जाए तो माइनस पीई, माइनस उधर चले जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा, इट बिकम्स रिटार्डेशन। या तो किसी भी तरीके से एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो अचानक से मेरी मशीन का, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। क्लियर? हंटिंग का रीजन पता लग गया, आइदर चेंजेस इन मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज कैसे आ सकता है, अचानक से कोई फॉल्ट हो जाए, ठीक है, अचानक से एक्साइटेशन चेंज हो जाए, ठीक है, या अचानक से मैं मैकेनिकल लोड दे दूं। मेरी मशीन पे पहले क्या था, 1 किलोवाट का लोड था, मैंने क्या किया, अचानक से आया एंड आई पुट माय एंटायर लोड ऑफ अ प्लांट ऑन द सिंक्रोनस मशीन, जहां पे 4 किलोवाट दे दिया। 1 किलोवाट दे रही थी, अचानक से 4 किलोवाट पे मूव होगी, अचानक से नहीं हो सकती, क्यों, मैकेनिकल पावर इज लिमिटेड, इट टेक्स टाइम टू रिकवर। तो इसलिए आइदर चेंजेस इन पावर लीड्स टू हंटिंग। ठीक है, रिमूव करने का मेथड क्या है, मेथड बहुत सिंपल है। पहला मेथड ये था कि हम किसी भी तरीके से एक एडिशनल फ्लाई व्हील हम लगा देते हैं सिंक्रोनस मोटर के करस्पॉन्डिंग। तो एडिशनल फ्लाई व्हील क्या करता है, इट स्टोर्स मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एंड जब वो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होता है तो अचानक से चेंजेस आएंगे जब सिस्टम में, तो वो अपनी एनर्जी इट डिलीवर्स टू द मोटर। ठीक है, तो जो उसमें एनर्जी स्टोर है वो मोटर को मिलती है एंड वो इस इक्वेशन को बैलेंस करती है। ठीक है, जो एक्चुअल में क्या करता है, इस इनर्शिया को बढ़ा देता है। फ्लाईव्हील क्या करता है, इनर्शिया को बढ़ा देता है। तो जब वो इनर्शिया बढ़ जाएगा तो स्विंग आर रिड्यूस। अगर मैं मान लू दिस इज कांस्टेंट, तो एम नीचे चले जाएगा, यानी जे भी नीचे जाएगा, जे नीचे जाएगा, तो जैसे ही जे नीचे गया
क्या हुआ, जे ने क्या किया, इनर्शिया, इनर्शिया रोटर का बढ़ गया, इसकी वजह से स्विंग्स कम हो गए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से मैं इनर्शिया ऑफ द रोटर को इंक्रीज करता हूं, एंड दैट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ पुटिंग फ्लाईव्हील्स। ठीक है, तो फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट आया। दूसरी चीज, किसी भी तरीके से मैंने डैम्पर वाइंडिंग्स का यूज किया, तो डैम्पर वाइंडिंग्स यूज करने से एडिशनल पावर, इंडक्शन पावर, बेसिकली एडिशनल इंडक्शन पावर मुझे मिलती है जब मेरी मशीन अचानक से सिंक्रोनस स्पीड से नीचे आ गई या ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर जाने का, सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर स्पीड जाने का मतलब क्या है, मैंने इलेक्ट्रिकल लोड अचानक से मेरी मशीन का कम कर दिया। ठीक है, जैसे ही मेरा इलेक्ट्रिकल लोड सिस्टम से कम होगा तो मैकेनिकल लोड तो मेरा उतना ही है, तो मेरा रोटर अचानक से इस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से तेज भगाने लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल लोड कम कर दिया अचानक से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आई थिंक हंटिंग के बारे में डिस्कशन हो लिया। सिंक्रोनस स्पीड पे चेंज आया, इंडक्शन पावर जनरेट हुई, इंडक्शन पावर ने क्या किया, एडिशनल पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर यहाँ पे सप्लाई कर ली। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 2। ठीक है, ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। अब जो चीजें बच रही हैं या लेफ्ट हैं, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन। तो लेट्स टेक अप अ न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ से। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ एक। प्रतीक, प्रतीक पांडे, क्या दिक्कत है बेटा? चलिए, आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स आए होंगे मेरे ख्याल से अभी। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल्स, यस सर। हाँ, क्वेश्चन आप देख लो। न्यूमेरिकल क्या चीज, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल से हैं। एक 1000 केवीए का हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, विच इज ऑपरेटिंग एट 11 किलो वोल्ट्स। ठीक है, या 11,000 वोल्ट्स, 11 किलो वोल्ट हो गए, विच इज स्टार कनेक्टेड as an armature resistance and reactance। resistance दिया हुआ है 3.5 ohm and reactance दिया है 40 ohms respectively। determine the induced EMF and angular retardation। angular retardation का मतलब क्या है, डेल्टा। ठीक है, हमें क्या देना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ रोटर व्हेन फुल्ली लोडेड एज। ठीक है, कैसे कैसे, फुल्ली लोडेड एज, नंबर 1 यूनिटी पावर फैक्टर, नंबर 2 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, एंड नंबर 3 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। ठीक है, तो पहले हम एक एक पॉइंट को उठाते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो रोटर है वो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे है। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है, जो एंगल मेरा वोल्टेज का होगा वही एंगल मेरा, वही एंगल मेरे पास करंट का होगा। ठीक है, तो लेट अस टेक, हम V को अगर हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, अगर हमने V को रेफरेंस लिया तो हमारे पास वोल्टेज पता है, वी आर हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 11,000 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास VL हमें प्रोवाइडेड है, VL इज इक्वल टू 11,000 वोल्ट्स। अगर सिंस सिंक्रोनस मशीन 3 फेज मशीन दी है तो हम सारी चीजें पर हेलो। हेलो।
आई थिंक सब चीज विजिबल है आप लोग शायद यस सर। बेटा, ठीक है। आपको यस सर। दो स्क्रीन नजर आ रही होंगी, मैं एक स्क्रीन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे हूँ, तो रिकॉर्डिंग पे मैं हटा दे, जो स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है फिलहाल एक क्वेश्चन नोट करके हम स्क्रीन प्रेजेंटेशन से हटा देंगे, देन सेकंड क्वेश्चन लेंगे तो उस टाइम पे प्रेजेंटेशन ले लेंगे। रीजन भी क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो जो एक्चुअल सोल्यूशन आएगा वो आपके पास बहुत छोटी सी विंडो में आएगा बाद में, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ मैं प्रेजेंटेशन हटा दूंगा सो दैट दिस ओनली द सोल्यूशन पार्ट इज विजिबल टू यू। क्वेश्चन आप एक बार में पॉज करके या कहीं पे वीडियो रोक के नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास वीपी हमें इवेलुएट हो जाएगा। चलिए, हमें एक दिया हुआ है एक्सेस इज गिवन एज 40 ओम्स, ठीक है, जे टाइम्स, एंड आर ए इज गिवन एज 3.5 ओम्स, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज है, द यूनिटी पावर फैक्टर हमें इवेलुएट करना है पहले। फर्स्ट केस में यूपीएफ हमें दे रखा है, सेकेंड केस में हमें दे रखा है 0.8 पीएफ लैग, एंड थर्ड केस में दिया हुआ है 0.8 पीएफ लीड, ठीक है। लैग लीड दे रखा है, पावर हमारी दे रखी है मशीन की 1000 kVA एंड स्टार कनेक्टेड, ठीक है। चलिए मैं प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ। चलिए, अब सबसे पहली चीज हमने क्या किया, वी हैव इवेल्युएटेड माय फेज वैल्यूज। तो फेज वैल्यूज हम इवेल्युएट कर रहे हैं 11,000 बाय रूट 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाय रूट 3। साथ में आप कैलकुलेटर्स ले सकते हो। 6.35 या 6350.8 वोल्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद आर ए हमें दिया हुआ है, एक्सेस हमें दिया हुआ है, थ्री फेज पावर हमारी क्या होती है, हमें आई ए मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करना है। तो आई ए मैग्नीट्यूड कहाँ से निकलेगा, यहां से। तो अगर हम ध्यान दें, जो थ्री फेज पावर होती है पी थ्री फेज इज इक्वल टू रूट 3, दैट इज वी एल इंटू आई एल cos of 5, ठीक है। सिंस इट इज बीइंग गिवन एज यूनिटी पावर फैक्टर, तो cos 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारे पास आई एल, ठीक है, आई एल विल बी आई पी एच, यही तो होता है स्टार कनेक्शन में, ठीक है, इज इक्वल टू दिस थ्री फेज पावर कितनी है 1000 किलोवाट kVA upon root 3 into VL. VL is given as 11,000, ठीक है। तो IA will be equal to, IA की वैल्यू हमारी क्या इवेल्युएट होगी, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 11, नहीं उल्टा हो गया, 1000 divided by root 3 divided by 11, that is equal to 52.48 amperes, 486 amperes, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सिंस cos phi is equal to 1, इसका मतलब ये है, ये जो करंट होगा अगर हम VL को रेफरेंस ले लें, लेट दिस वैल्यू इज बाय रेफरेंस वैल्यू, तो हमारे पास इसका एंगल हो जाएगा एंगल 0.6350 एंगल 0 डिग्री वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर हम IA की बात करें cos phi 1 है, इसका मतलब इसका भी एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम फेज में है, यूनिटी पावर फैक्टर हमें मेंटेन करना है, ठीक है। अब हमें इवैल्यूएट क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई वैल्यू इवैल्यूएट करनी है,
व्हाट इज ई, मान लिया ई एफ इज इक्वल टू, मोटर्स के केस में पावर क्या होती है, सॉरी द ईएमएफ इक्वेशन V माइनस ऑफ आई ए इंटू जेड एस। ठीक है, जेड एस हमारे पास दिया हुआ है आर ए प्लस जे टाइम्स एक्सेस। ठीक है, तो V हमारे पास है ऑलरेडी 6350 माइनस ऑफ आई ए है हमारे पास 52.48, एंगल हमारे पास आ जाएगा आर ए 0 डिग्री, एंगल हमारे पास आ जाएगा, सॉरी आर ए 3.5 प्लस एक्सेस जे टाइम्स 40। ठीक है, अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई एफ डेवलप्ड। ठीक है, मैं सॉल्व करके लिखता हूं, 6350 एंगल 0 है माइनस 52.48 एंगल 0 ब्रैकेट में 3.5 प्लस 40 आई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6513.8, एंगल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18.8। ठीक है, तो अब इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा I एंड ये हो जाएगा हमारे पास EF। ठीक है, दिस एंगल इज 18.8। ठीक है, 18 पॉइंट एंगल से लैग कर रहा है। सिंस दिस मैग्नीट्यूड इज 65.6513 एंड दिस इज हायर, तो इसलिए EF की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली अगर हम 0.8 पावर फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो चेंज कहाँ आएगा इस क्वेश्चन में, चेंज कहाँ आएगा, पहली चीज चेंज आएगी यहाँ पे। ठीक है, सिंस इट इज गिवन एज cos ऑफ 0.8 इज 0, सॉरी यहाँ पे cos फाइव इज इक्वल टू 0.8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.8। दिस वैल्यू इंक्रीजेस, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, इसको इवैल्यूएट करो, आपकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी, इट गोज टू 65.60। ठीक है, अब एंगल, एंगल क्या है, लैगिंग, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 0.8। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एंगल हो जाएगा। अब इस डायग्राम को ही मिटाते हैं फिर। तो अभी हमारा फेजर कैसा लुक लाइक होगा, दिस इज P, फाई एंगल से 36.86 आता है शायद, 36.86 डिग्रीज, दिस इज IA। ठीक है, तो IA कहाँ लैग कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 65.60 कॉस इनवर्स 36.86, एंगल आ जाएगा माइनस 36.86। ठीक है, अब EF की वैल्यू भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो, V आपको पता है, V आपका सेल्फ वही रहेगा 6350 एंगल 0 माइनस IA की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही, दैट इज 65.60 एंगल माइनस 36.86 मल्टीप्लाइड बाय RA, आपका सेम ही है 3.5
प्लस जे टाइम्स 40। ठीक है, इसका सोल्यूशन करोगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करो जल्दी से, कैलकुलेटर्स की हेल्प से सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, द आंसर जो आ रहा है आपका दैट इज 5187, एंगल आ जाएगा -17.6 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन आएगा EF का। ठीक है, सिमिलरली आप थर्ड केस के लिए भी ये चीज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, 0.8 पावर फैक्टर लीड होगा। क्या लीडिंग केस में दिस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहाँ पे 36.86 आ जाएगा, यहाँ पे भी 36.86 का प्लस वैल्यू आएगा, जिससे दिस मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड को सॉल्व करोगे तो आपको इंक्रीज फॉर्मेट इंक्रीज्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सॉल्व करो इसे एंड लेट मी नो। सिक्स थ्री फाइव जीरो, एंगल इज 0 -65.60, shift angle is -36.86 multiplied by bracket में 3.5 plus 40 I। ठीक है, दैट इज 7740। सॉरी, जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 80.57, एंगल इसके साथ आ रहा है -16.12। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इट इम्प्लाइज कहीं यहाँ लाई कर रही है इन दोनों के बीच में, एंड द मैग्नीट्यूड इज IF, दिस इज EF। ठीक है, इस तरीके से फेजर डायग्राम बनेगा फॉर अ लीडिंग केस।
ये हो गया सभी का। मेरे ख्याल से हमने एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जो हमने ध्यान नहीं दी, दैट इज दिस पार्ट। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है आई हैव रिटन एज, जो P होगी दैट इज P इज √3 VLIN cos phi, दिस इज राइट, ठीक है। बट हम जो P ले रहे हैं, ये P जो लिया है हमने क्या लिया है 1000 किलोवाट, तो ठीक है, एंड इट इज रिटन एज KVA दैट इज किलो वोल्ट एम्पेयर। तो जो आंसर्स आ रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, रीजन बीइंग मैंने इसको किलो वॉट लिया है इंस्टेड ऑफ KVA, ठीक है। अगर आप KVA लेते हो तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा S, हमें रियल पावर नहीं कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चेंज आएगा थोड़ा सा। S ऑफ 3 फेज इज इक्वल टू √3 VL इंटू IL। यहाँ से आप VL की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो विच इज इक्वल टू IPH, सॉरी IL की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो विच इज इक्वल टू IPH एंड विच इज इक्वल टू इटसेल्फ IA, जो ये होगा। तो तीनों केसेस में IA की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये दिया हुआ है किलोवाट्स में, इफ दिस इज गिवन इन किलोवाट्स, तो क्या होगा किलोवाट के केस में √3 VLIN cos phi आ जाएगा, तो वहां पे पावर चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पावर फैक्टर, याद रखना, ठीक है। तो थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है इसमें, न्यूमेरिकल में करेक्शन की जरूरत है, मैं कर ही देता हूँ। पता लगा आप लोगों ने करेक्शन नहीं किया, ओके सर, हाँ तो आप लोगों ने करेक्शन कर दिया नहीं सर। किया तो बुक से कंपेयर करोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो S ऑफ 3 फेज इज इक्वल टू √3 VL इंटू IL, ठीक है। तो यहाँ से आप IL की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो, दैट इज S ऑफ 3 फेज अपॉन √3 VL विच इज इक्वल टू, दिस इज गिवन एज 1000 KVA, ठीक है, 1000 KVA। तो हमें वोल्ट एम्पेयर लिख लिया हमने, दैट इज दिस √3 इंटू VL दिया हुआ है हमें 11,000 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो गई एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, कितनी आई थी फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में दिस वैल्यू वाज 52.49, तो 52.49 एम्पेयर, तो तीनों ही केसेस में 52.49 रहेगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू IA, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी तीनों केस में। अब ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको अगर EF की वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो दैट इज V माइनस ऑफ IA RA प्लस J टाइम्स ऑफ एक्सेस, इस वैल्यू में पुटअप करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। VL है हमारे पास 1000 बाय फेज की बात करेंगे अब हम यहाँ पे, दैट इज 6350 एंगल 0 डिग्री माइनस IA, जब IA यूनिटी पावर फैक्टर में था तो एंगल 0 डिग्री रहेगा, तो यहाँ बन जाएगा 52.49 एंगल 0 डिग्री RA 3.5 प्लस J टाइम्स 40, ठीक है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी, पहला वाला तो सही रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि वहां पे हमने 0 ही कंसीडर किया था, ये वैल्यू इतनी ही कंसीडर की थी। तो दिस कम्स आउट कितना आया था हमारा 6515 एंगल आया था -18.8, ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होगा, ये चीज इतनी ही इवेल्युएट होगी, बस यहाँ जो हम RA लिख रहे हैं, EF सेकंड, EF2 लिख लेते हैं इसको, EF1 इसको लिख लेते हैं, EF2 इज इक्वल टू V माइनस IA RA प्लस J टाइम्स एक्सेस, तो इसका मतलब क्या है V 6350
माइनस ऑफ IA। अब सेकंड केस में हमारे पास लैगिंग है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस ऑफ 36.86 डिग्रीज। तो एंगल बन जाएगा माइनस 52.49, एंगल बन गया 36.86 माइनस में, एंड बाकी चीजें एज इट इज 3.5 प्लस J टाइम्स 40। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा कुछ 5187 एंगल आ जाएगा माइनस 17.6। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी 17.6 डिग्री। थर्ड केस में अगर आप जाओगे, इंस्टेड ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, V as it is 6350 एंगल 0 डिग्री माइनस ऑफ 52.49 एंगल 36.86 एंगल एंगल नहीं 35 3.5 प्लस J टाइम्स 40। इसको सॉल्व करोगे, फाइनली आपके पास जो वैल्यू इवैल्यूएट होगी 677675 एंगल दैट विल बी 16 पॉइंट समथिंग, 16 है क्या, 13.48। ठीक है, अब तीनों का फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं एंड वहां से कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, पहले हमने बनाया V एंगल 0, जो भी है हमारा कितना था 6350 एंगल 0 डिग्री। फर्स्ट केस में लेट अस कंसीडर IA1 हमारे पास यहाँ लाई कर रहा था, IA1 which was equal to 52.49। ठीक है, सेकेंड केस में इट वाज इक्वल टू माइनस 36.86, IA2 36.86। ठीक है, एंड थर्ड केस में इट वाज लीडिंग 36.86। ठीक है, अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस EMF। ठीक है, जहां पे एंगल क्या हुआ था, दैट वाज 18.8। ठीक है, एंड द वैल्यू वाज 6515। सेकेंड केस में एंगल क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, कुछ गलत है क्या, नहीं। ठीक है, सेकेंड केस में क्या हुआ, पावर फैक्टर की वजह से एंगल रिड्यूस हुआ, दिस एंगल इज रिड्यूस्ड, जो कि क्या बन गया हमारा अब 17.6। ठीक है, जो वैल्यू हमें ऑब्टेन करता है EMF की 51, दिस लेंथ इज शॉर्टेड। ठीक है, दिस लेंथ बिकम्स रिड्यूस्ड 5187। ठीक है, एंड लास्ट केस में दिस एंगल इज फर्दर रिड्यूस्ड। हालांकि इन दोनों की लेंथ सेम है 5187, एंगल हमारा हो जाएगा 13.48। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अगर यहाँ ऑब्जर्व करें, अगर मैं इसी मैग्नीट्यूड के लिए EMF मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो वो एंगल मेरा कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, बट सिंस हमारा करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज, हालांकि आपको ऑब्जर्व ऐसा हो रहा है कि दैट द करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम करंट को कांस्टेंट ट्रीट करें तो हमें एक ग्राफ, अगर
इस चीज को हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किलो वॉट्स की बारे में बात करेंगे वहां पे। तो जैसे ये हमारा छोटा होगा तो ये एंगल मेरा कहीं यहाँ बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पावर मशीन को एक्साइट कर रहे हैं वैसे वैसे मेरा मैग्नीट्यूड दिस डेल्टा इज डिक्रीजिंग, ठीक है। जो हमारा फाइनली अजम्पशन है दैट जैसे जैसे हम मशीन को एक्साइटेशन कंट्रोल कर रहे हैं, एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं, डेल्टा डेल्टा भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जैसे जैसे मैं मशीन को एक्साइटेशन बढ़ाता हूं तो मेरा डेल्टा डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ई की बात करता हूं तो ईएफ ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये चीजें ऑब्जर्व होती हैं, न्यूमेरिकली भी ये चीजें ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप शायद ये क्वेश्चन सॉल्व समझ आया होगा। इन केस हाँ, फेजर्स में आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ये, ठीक है। अगर हम इस मैग्नीट्यूड को, इस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड है उसको भी अगर हम इसी मैग्नीट्यूड का सब्स्टिट्यूट कराएंगे, ठीक है, जिसके लिए हमें किलोवाट लेना पड़ेगा यहाँ पे, उस केस में मेरी मशीन यहीं पे लाई करेगी बीच में, ठीक है। तो फॉर गोइंग माय मशीन फ्रॉम क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर टू लीडिंग पावर फैक्टर, मुझे क्या करना है, सिंपली ईएमएफ बहुत थोड़ा सा चेंज करना है, एक्साइटेशन, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा एक्साइटेशन चेंज होगा, द फेजर्स गेट शिफ्टेड बाय सम डेल एंगल्स, थोड़ा सा ही शिफ्ट होगा, लेकिन थोड़ा भी वो शिफ्ट क्या करेगा, वो इस आईए को बहुत ज्यादा शिफ्ट करा देगा, ठीक है। क्लियर, समझ आया बेटा सभी को? जी चलिए, जी सर। आज क्विज